हेलो बच्चों, दिस इज अभिषेक फ्रॉम जकास लर्निंग एंड आज हम लेकर आए हैं आपके लिए चैप्टर यूक्लिड ज्योमेट्री फ्रॉम क्लास 9। तो सच कहूँ तो ये चैप्टर मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। इसका रीज़न ये है कि ये काइंड ऑफ हमें ज्योमेट्री की हिस्ट्री बताता है और कैसे ज्योमेट्री आज के मॉडर्न रूप में शेप ली, कैसे कुछ लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे यूक्लिड के पहले और कैसे यूक्लिड्स ने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया अपने कुछ पोस्टुलेट्स और एक्सियोम्स को अपने बुक में डॉक्यूमेंट करके। तो ये जो चैप्टर है हमारा यूक्लिड ज्योमेट्री यानी यूक्लिड की ज्योमेट्री। तो इसको समझने से पहले इस वर्ड को देखो, जियोमेट्री। ठीक है, ये बना है दो शब्दों से, पहला जियो और दूसरा मेट्री। ठीक है, तो जियो का मतलब होता है अर्थ, अर्थ या फिर भूमि, जिसको हिंदी में कहते हैं लैंड। ठीक है, और मेट्री मतलब मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट। तो बेसिकली ज्योमेट्री साइंस का वो फील्ड है वो जिसके बारे में बिलीव किया जाता है कि ये तब ऑरिजिनेट हुई जब लोगों को अर्थ के बारे में या लैंड के बारे में मेजरमेंट करने की जरूरत महसूस पड़ी। तो ज्योमेट्री तभी आ गई थी लोगों के बीच में, यानी यूक्लिड से बहुत पहले ज्योमेट्री आ चुकी थी। लोगों को थोड़ा बहुत ज्योमेट्री की नॉलेज थी क्योंकि घर तो तब भी बन रहे थे, मंदिर तब भी बन रहे थे यूक्लिड से आने के पहले। लेकिन दिक्कत ये हो रही थी ना कि लोगों के बीच में आपस में असमंजस नहीं, तो लोगों में सामंजस्य और सहमति सहमति नहीं बैठ पा रही थी। ठीक है, सारे लोग अपनी अपनी अलग ज्योमेट्री चला रहे थे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, तीन तरह के लोग उस समय, तीन तरह के लोग या तीन तरह की सभ्यताएं जो उस समय फेमस थी। पहला ग्रीक, ठीक, फिर इजिप्टियंस, तीसरे बेबीलोनियंस। तो ज्योमेट्री के एक ही वर्ड को ये लोग अलग अलग डिफाइन करते थे, यानी लोगों के बीच में आपसी मतभेद था कि मैं सही हूं, तू सही है, तू सही है। जैसे एक लाइन के बारे में बताता हूं मैं। ग्रीक के अकॉर्डिंग ग्रीक लोग क्या करते थे, ग्रीक लोग जो है पत्थरों पे या फिर स्टोन्स पे कुछ तो कुछ फिगर बनाया करते थे, ज्योमेट्रिकल फिगर। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग, ग्रीक के अकॉर्डिंग, स्ट्रेट लाइन वो है या लाइन वो है जो आंखों को दिखने में सीधी लगे। इसके अलावा बाकी दूसरी चीजें जैसे ये सीधी नहीं है तो ये कर्व लाइन होते हैं। ठीक है, और इजिप्टियन के अकॉर्डिंग, इजिप्शियन वो लोग थे जो आज के समय में इजिप्ट नाम की जो कंट्री है उसके इर्द गिर्द रहते थे। ठीक है, तो इजिप्ट से एक फेमस नदी बहती है, आप बता सकते हो कौन सी नदी है वो? अमेजन, ब्रह्मपुत्र? अरे भाई, नाइल रिवर बहती है, नील रिवर। ठीक है, तो इजिप्ट से एक रिवर बहती है नील। ठीक है, नील रिवर क्या करती थी, हर साल जिस तरह से गंगा रिवर में बाढ़ आती है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आती है, उसी तरह इजिप्ट रिवर में भी हर साल बाढ़ आती है इजिप्ट में। तो वो क्या करती थी, जो लोगों के खेत होते थे उनके पीछे बाउंड्री बनी होती थी कि चल यहाँ से लेके यहाँ तक हिस्सा तेरा, यहाँ से यहाँ तक हिस्सा एक्स का, यहाँ से यहाँ तक वाई का, यहाँ से यहाँ तक जेड का। जब बाढ़ आती थी तो वो रिवर बाउंड्री को बहा दिया करते थे। तो जब बाढ़ चले जाने पर वो लोग बाउंड्री कैसे ड्रॉ किया करते थे, ले सपोज इतना बड़ा खेत है तो वो लोग बाउंड्री ड्रॉ करते थे रस्सी की मदद से। तो क्या एक पर्सन यहाँ पे रस्सी लेके खड़ा रहेगा, एक पर्सन यहाँ पे रस्सी के छोर को लेकर खड़ा रहेगा और दोनों टाइट से पकड़ेंगे, तो कुछ को सीधी आकृति बनते हुए दिख रही है। इजिप्ट लोग के अकॉर्डिंग लाइन यही थी। ठीक है, इनके लाइन का डेफिनेशन क्या था कि ऐसा ऐसी आकृति जो कि रस्सी के टाइट पकड़ने से बने। ठीक है, उसके बाद देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइन के बारे में जान रहे हैं कि कैसे लाइन को अलग अलग सभ्यता के लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन किया करते थे यूक्लिड से पहले तक। और तीसरे सभ्यता के जो लोग थे बेबीलोनियंस, यानी आज के समय के ईरान के लोग या इराक के लोग। तो इनके अकॉर्डिंग लाइन वो थी, इनके अकॉर्डिंग लाइन वो थी जो कि दो पॉइंट के बीच में सबसे कम दूरी रखे। ठीक है, जैसे पॉइंट ए है मेरा, ये पॉइंट बी है, तसल्ली से देख लो, इसको कुछ खास है नहीं, बस दो पॉइंट्स है। तो ए से बी के बीच में तीन रास्ते बनाता हूँ, एक सीधा रास्ता, इसको पाथ वन बोलता हूँ, इसको मैं ये थोड़ा कर्व पाथ, और ये थोड़ा सा और ज्यादा लंबा पाथ। ठीक है, तो आपके पास तीन रास्ते बने, एक, दो और तीन। आपको दिख रहा है कि तीन वाला रास्ता सबसे ज्यादा लंबा होगा, दो उससे कम, तीन और एक सबसे कम लंबा। ठीक है, तो बेबीलोनियंस डिफाइन करते हैं लाइन को ऐसी चीज जो किसी दो पॉइंट के बीच सबसे छोटी दूरी रखे। ये हमारे केस में लाइन नंबर वन सबसे छोटी दूरी है। तो आप देख रहे हो लाइन को चीज एक ही है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन किया करते थे। तो जब यूक्लिड ने ये चीज देखा कि लोगों के बीच में सामंजस्य बैठ नहीं रहा, लोग सहमत हो नहीं रहे कि चीज को लेकर, इस वजह से मतभेद हो रहा है, तो ऐसे तो मैथमेटिक्स आगे बढ़ नहीं पाएगी। पहले तो लोगों को सहमत करो कि लाइन एक ही चीज है, आप सब लोग लाइन को एक ही जैसे डिफाइन करो। सबसे पहले तो जो यूक्लिड थे हमारे, उनको ये जरूरत महसूस हुई कि पहले डेफिनेशन फिक्स कर देता हूँ मैं, इसके बाद जब सारे लोग उस डेफिनेशन को मानने लगेंगे तब जाके मैथमेटिक्स आगे बढ़ पाएगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया,
कुछ डेफिनेशंस को अपने बुक में फिक्स कर दिया कि आज से जितने भी सभ्यता के लोग हैं सब लाइन को एक ही चीज मानेंगे। और उन्होंने टोटल 4 चीज का डेफिनेशन लिखा, पॉइंट का, लाइन का, सरफेस का और प्लेन का। इन 4 चीजों का इन्होंने सबसे पहले डेफिनेशन फिक्स किया। ठीक है, तो अभी मैं इसको मिटाकर उन सबका डेफिनेशन लिख देता हूँ एक मिनट के लिए आपके लिए। तो बच्चों ये थे कुछ डेफिनेशन जिनको यूक्लिड ने फिक्स कर दिया। इसके बाद अब लोगों के सभ्यताओं के बीच में मारामारी नहीं रहेगी कि लाइन ऐसा है, लाइन ऐसा है, लाइन ऐसा है। अभी मैं लाइन की डेफिनेशन फिक्स कर दी, यानी डेफिनेशन को सेंट्रलाइज कर दिया। सेंट्रलाइज डेफिनेशन, इससे ग्रीक लोग भी मानेंगे, बेबीलोनियंस भी मानेंगे, और इसे ग्रीस भी मानेंगे, इसे भारतीय भी मानेंगे, इसे अफ्रीकन भी मानेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या डेफिनेशन फिक्स करा? पहला, ए पॉइंट इज दैट विच इज नो पार्ट, यानी पॉइंट वो होती है जिसका कोई टुकड़ा नहीं होता है या इसका कोई हिस्सा नहीं होता। पॉइंट एक बिल्कुल छोटी सी चीज होती है। ठीक है, इसके बाद ए लाइन इज ए ब्रीथलेस लेंथ, यानी लाइन वो होती है जिसके पास कोई चौड़ाई नहीं है, लाइन के पास सिर्फ लंबाई है, लेंथ। ठीक है, उसके बाद द एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स, यानी लाइन का जो एंड है जहाँ पे लाइन खत्म होती है, एक यहाँ खत्म हो रही है लाइन, एक यहाँ खत्म हो रही है, पॉइंट होता है। ठीक, चौथा, ए स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवनली ऑन द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। ये लैंग्वेज थोड़ा टफ लग रहा है क्योंकि इन्होंने इसको यूक्लिड सामने लिखा था, बट इसका मतलब ये है कि एक लाइन जो है काफी सारे पॉइंट से मिलकर बनती है। जब पॉइंट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना तो उसकी वजह से लाइंस बनते हैं। देखो ये एक लाइन ऐसे बनाएंगे अगर बहुत ज्यादा ऐसे पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट होने लगे इस पे। ठीक है, उसके बाद पांचवा पॉइंट देखो, ए सरफेस इज वन व्हिच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, यानी सरफेस वो चीज होती है जिसके पास लेंथ भी हो, लंबाई भी और चौड़ाई भी, यानी ऐसा सरफेस कुछ बनता है। ठीक है, सरफेस बेसिकली सरफेस का क्लोज फिगर की तरह भी इमेजिन कर सकते हो। एक सरफेस इज दैट व्हिच हैज लेंथ एंड व्हिच हैज ब्रेथ। ठीक, इसके बाद देखो, द एजेस ऑफ द सरफेस आर लाइन, यानी सरफेस का जो एज है, एज मतलब बाउंड्री, ये हमेशा लाइन होती है। ठीक, ये कर्व नहीं हो सकती, यानी कि सरफेस ऐसा नहीं हो सकता, ये सरफेस नहीं है। यूक्लिड के अकॉर्डिंग सरफेस वो है इसका एज यानी बाउंड्री हमेशा लाइन हो, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट देखो, ए प्लेन सरफेस इज अ सरफेस व्हिच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ, ये कुछ इसके जैसा है, स्ट्रेट लाइन जैसा। यानी कि प्लेन तब बनता है जब लाइंस बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूट है, यानी बहुत सारे लाइंस जब एक ऐसे ऐसे बिल्कुल बनते जाएंगे, चिपकते जाएंगे दूसरे पे। देखो अच्छे से बनाता हूँ मैं तरीके से, ये बिल्कुल इनफाइनटली एक्सपैंड करेंगे इधर से लेकर इधर तक दोनों साइड में। ठीक है, तो अगर ये इवनली ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए बहुत सारे लाइंस तब हमें एक प्लेन बना के देगा। तो ये तो प्लेन का मतलब ये होता है। ठीक है, अब देखो इतना डेफिनेशन देने के बाद इन्होंने कुछ डेफिनेशन को सेंट्रलाइज कर दिया। अब इन्होंने क्या करा, कुछ आम बोलचाल की भाषा में मतलब आम दिनचर्या में कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स ऑब्जर्व करें जो कि हमेशा सर्व सत्य हो रहे थे, मतलब हमेशा सच हो रहे थे। नो मैटर वो पोल्स पे जाएं, इक्वेटर पे जाएं, कहीं भी जाएं वो चीज़ सत्य हो रही थी। प्लस नो मैटर वो किन से बात करें, बड़ों से छोटे से, वो चीज़ हमेशा सत्य हो रही थी। तो उन पोस्टुलेट्स को उन्होंने या उन स्टेटमेंट्स को उन्होंने अपने बुक में डॉक्यूमेंट कर दिया। डॉक्यूमेंट मतलब लिख दिया बिल्कुल सलीके से कि ये चीज़ें हमेशा सत्य हो रही थी। और एक तरह से इनको रूल बना दिया कि आगे मैथमेटिक्स में जो जो भी प्रूफ्स आप लोग करोगे, आप लोग इसका हवाला देकर प्रूफ कर देना। ठीक है, अब मैं इसका पहले ऑब्जर्वेशन लिख देता हूँ जो इन्होंने हमेशा सत्य पाया, मतलब इनके ऐसे ऑब्जर्वेशन जो हमेशा सत्य थे। ठीक है, आप एक काम करो, इसको नोट कर लो, मैं हट जाता हूँ, आप नोट कर लो। तो यूक्लिड्स के नज़र में ऐसे ऑब्जर्वेशन जो हमेशा सत्य हो रहे थे, इसको उन्होंने नोट डाउन करा। तो ऐसे ऑब्जर्वेशन को उन्होंने दो नाम दिया, पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स। एक्सियम्स वो सत्य थे जो ज्योमेट्री से रिलेटेड थे, और पोस्टुलेट्स ऐसे जो कुछ कॉमन सेंस बना रहे थे हमारे डेली लाइफ के यूज में, यानी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे सत्य, ऐसी चीजें जो हमेशा सत्य हो रही थी उसको उन्होंने पोस्टुलेट नाम दिया। और ऐसे सत्य जो मैथमेटिकल यानी ज्योमेट्रिकल से रिलेटेड थे उसको एक्सियम्स नाम दिया। एक्सियम्स हम लोग अपने अगले स्लाइड में पढ़ाएंगे, अभी पोस्टुलेट्स में दिखा रहा हूँ। तो पहला पोस्टुलेट उनका ये था कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी दो चीजें, लेट्स सपोज एक्स और वाई अगर सेम चीज से बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि एक्स और वाई आपस में बराबर होगा। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ ऐसा कि लेट्स सपोज मैं घूमता घूमता पहुंचा स्टारबक्स के शॉप में। स्टारबक्स में शॉप में जब मैं पहुंचा तो मुझे दो लोग दिखे, ए और बी। ठीक, दोनों दोस्त ही होंगे मेरे ख्याल से। तो मैं इनके पास जाता हूँ और देखने में मुझे ठीक ठाक लग रहे थे, ये मतलब ठीक ठाक बिजनेसमैन लग रहे थे, रॉयल इंसान बिल्कुल। तो मुझे थोड़ी सी मन में क्यूरोसिटी जगी कि मैं चल के इनसे पूछता हूँ कि ये लोग क्या करते हैं, इनका नेटवर्थ क्या है। मैं गया और बी से मिला और बी से पूछा एक काम करो, आप लोग मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो, आप मुझे अपना नेटवर्थ बताओ, यानी कि आप लोग कितना अर्न करते हो।
तो बी भाई साहब थोड़े चालाक थे, डायरेक्ट अपनी सैलरी या इनकम रिवील नहीं करा इन्होंने बस मुझे इतना हिंट दिया कि देख बच्चे, मैं और मेरा दोस्त तेरे को डायरेक्टली नहीं बता सकते कितना कमा रहे, बट इतना जान ले कि मेरी इनकम और बी की इनकम बराबर है, यानी हमारी और इनकी इनकम सेम है, ठीक है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मत बताओ, एटलीस्ट इतना तो मुझे पता चल गया। फिर अगले दिन मैं फिर से स्टारबक्स की कॉफी पे जाता हूँ। इस बार मुझे बी और सी एक साथ दिखे। अब मुझे ए के साथ बी के साथ ए नहीं दिखा, मुझे बी के साथ सी दिखा। तो फिर से मैं पूछ लिया कि चलो कम से कम आज तो रिवील कर दें ये बी भाई साहब। तो मैंने बी से पूछ लिया कि आप अपना इनकम बताओ। तो बी ये कह रहे थे, इस बार भी बी ने चालाकी करी, इस बार भी बी ने अपना इनकम नहीं बताया। इस बार भी बी कहते हैं जितना इनकम मेरा है उतना अगेन मेरे दोस्त सी का भी है, यानी बी की इनकम सी के बराबर है, ठीक है। तो अब दोनों स्टेटमेंट लेकर मैं आ जाता हूँ घर, और घर में और अगले दिन जब मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल में टीचर ये पढ़ा रहे थे कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि ए की इनकम बी के बराबर थी, सी की इनकम बी के बराबर थी। ये तो कुछ वैसा ही है जैसे मेरा टीचर पढ़ा रहे हैं पोस्टुलेट। तो क्या मैं यहाँ से ये नहीं कह सकता कि ए की इनकम जब बी के बराबर है, सी की इनकम भी बी के बराबर ही है, इसका मतलब ए की इनकम सी के बराबर रही होगी इस पोस्टुलेट से। समझ आया? तो एग्जैक्टली इसी तरह से जब यूक्लिड ने अपना पोस्टुलेट लिख दिया, तो लोग चीजों को प्रूव करने लगे कि ओके एक चीज इसके बराबर है, दूसरा चीज भी इसके बराबर ही है, तो इसका मतलब ये तो आपस में बराबर रहे होंगे, ठीक है। तो यूक्लिड के पोस्टुलेट के बाद ही लोग इस तरह की चीजों को प्रूव करने लगे बिल्कुल आसानी से, इसका हवाला देते हुए। दूसरा देखो, if equals are added to the equals then wholes are equal, if equals are subtracted from equals then the reminders are equal। दूसरा और तीसरा कनेक्टेड है, थोड़ा सा दूसरा और तीसरा कनेक्टेड है, ठीक है। इसका अगर मुझे एग्जांपल दिखाना हो तो आप लीनियर इक्वेशन पढ़ते होगे आज के समय में, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। लेट्स सपोज ऐसा कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, मैं दो क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको। पहला x माइनस 9 इक्वल्स टू लेट्स सपोज 5 और x प्लस 3 इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो जब लीनियर इक्वेशन के मेथड्स नहीं आए थे प्रैक्टिकली सॉल्व करने के लिए, जैसे आज के समय आपको पता है कि सर -9 को उधर भेज दीजिए तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 + 9 दैट इज 14, बट पहले ऐसा नहीं था। मैं इसको क्वेश्चन लिख देता हूँ, सॉल्व फॉर x। बट पहले ऐसा नहीं था, पहले लोग ना गेस वर्क करते थे कि x में ऐसी क्या वैल्यू रख दूं, x में ऐसी क्या वैल्यू रख दूं जिससे 9 घटे तो 5 बच जाए। तो गेस करना स्टार्ट करो, 11, अगर x में 11 रखूं तो 11 में से 9 घटेगा 2 बचेगा, नहीं। अगर x की जगह 12 रखूं तो 12 में से 9 घटेगा 3 बचेगा, नहीं, 5 के बराबर नहीं है। 13 माइनस 9 4 होता है, नहीं, वो भी इसके बराबर नहीं। 14, अगर 14 को मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो 14 माइनस 9 बराबर 5 होता है, इसका मतलब x की वैल्यू 14 आ गई। तो क्या मैं ऐसे गेस ही करता रहूंगा क्या कि अगर लेट्स सपोज मेरे पास कोई बड़ा नंबर आया था तब x प्लस 49 बराबर 81, अब मैं गेस ही करता रहूंगा क्या 1 से लेकर 100 तक कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 49 ऐड करूंगा तो 81 आएगा, नहीं ना। अब इस क्वेश्चन को भी देखो, इसमें भी सेम प्रॉब्लम आ रही थी। गेस करो कि x का ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जिसमें मैं 3 ऐड करता हूँ तो 7 आ जाए। तो 1 पुट रख करके देखो, 1 + 3 4 होता है, तो x की 1 वैल्यू नहीं चलेगी, x की वैल्यू 2 रखो, 2 + 3 4 होता है ना। मुझे पता था कुछ ना अलग इसमें भी हाँ करेंगे, बस नींद मार रहे हो बिल्कुल बैठ कर। 2 + 3 कितना होता है बोलो? 2 + 3 = 5, तो 5 तो 7 के बराबर नहीं है। नया नंबर सोचो, x बराबर 3, 3 + 3 = 6, ये भी नहीं चलेगा। 4, हाँ 4 + 3 = 7 होता है, इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 4 आएगी, यहाँ पे x की वैल्यू 14 आएगी। बट ऐसे हम लोग गेस वर्क बार बार नहीं कर सकते। तो इसके बाद देखो, तो फिर इसका यूक्लिड ने सोचा कि देखो मुझे चाहिए x की वैल्यू ना, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए ना सॉल्व होकर, कि क्वेश्चन ही कह रहा है सॉल्व फॉर x, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड से x चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, एक काम करते हैं कि इसे से -9 को हटाने की कोशिश करते हैं। तो -9 को मैं कैसे हटा सकता हूँ? इस पोस्टुलेट की मदद से। देखो क्या 9 रुपए 9 रुपए के बराबर होता है? अगर 9 रुपए मैं सिक्कों से लूँ और 9 रुपए नोट से लूँ तब भी तो दोनों बराबर ही आएगा, दोनों की वैल्यू तो बराबर ही 9 ही है दोनों। तो अब देखो यूक्लिड का सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है कि अगर इक्वल्स को लेफ्ट हैंड साइड आरएचएस के बराबर है, यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड आरएचएस के बराबर है, ठीक है। तो अगर इक्वल्स को इक्वल्स के साथ ऐड करूँ, ठीक है, तो जो नया चीज बनेगी x - 9 + 9, और इस साइड आरएचएस में जो नई चीज बनी 5 + 9, ये भी आपस में बराबर होंगे। यही था यूक्लिड का सेकंड पोस्टुलेट, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या 9 कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना आया 5 + 9। अब यहाँ देखो, यहाँ मुझे 3 को हटाना था ना, तो यूक्लिड ने सोचा कि 3 तो 3 के बराबर ही होता है, 3 3 के बराबर होता है, चाहे सिक्कों से लो चाहे नोट से लो। तो अब इसको माइनस करो, ठीक है। इफ इसको माइनस करो तो अगर इक्वल से यानी एलएचएस आरएचएस के बराबर है या फिर एलएचएस आरएचएस के बराबर है, तो इक्वल्स में से इक्वल्स को सब्ट्रैक्ट करें
तो जो नई चीज बनती है x प्लस 3 माइनस का 3 बराबर 7 माइनस 3, तो ये क्या बना x बराबर 7 माइनस 3। तो अगर इक्वल्स में से इक्वल्स को सब्ट्रैक्ट करें तो नई चीजें आएंगी वो भी आपस में इक्वल होंगी। ठीक, तो यहाँ से क्या आ गया x की वैल्यू 7 माइनस 3 और यहाँ से x बराबर 5 प्लस 9। तो यहाँ से यूक्लिड्स को एक नया मेथड मिला कि मैं इतना गेस वर्क ना करके या इक्वल्स को ऐड करके या इक्वल्स को सब्ट्रैक्ट करके ना करते हुए भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे 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 सॉल्व कर सकता हूँ, कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, ये जो मेरे पास नंबर है इसको आप उस पार भेज दो और उसका साइन चेंज कर दो। ये जो नंबर है +3 इसको उस पार भेज दो और साइन चेंज कर दो। ठीक है, तो यहाँ से प्रॉपर लीनियर इक्वेशन हमारा सॉल्व होना स्टार्ट हो गया यूक्लिड के इस पोस्टुलेट की मदद से, सेकंड और थर्ड पोस्टुलेट से। तो देख रहे हो कैसे यूक्लिड के पोस्टुलेट्स ने मैथमेटिक्स को जो आज के रूप में हम लोग पढ़ते हैं उसको आकार देने का काम किया। सेकंड और थर्ड पोस्टुलेट ऐसे ही फालतू में नहीं है, देखो कैसे इन्होंने आकार दिया आज के समय के मैथमेटिक्स को। ठीक है, उसके बाद देखो हम लोग चौथा पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं। चौथा पोस्टुलेट्स भी पढ़ते पढ़ते ना आप लोग एक मैथमेटिकल प्रूफ कर दोगे, देखना अभी क्लास में, और तब आपको पता चलेगा कि इसकी अहमियत कितनी ज़्यादा थी, ये सिर्फ पोस्टुलेट तक ही सीमित नहीं था। ठीक है, तो आप एक काम करो, इसको अगर चाहे तो क्या बोलते हैं नोट कर लो, +9 ये क्या हो गया x माइनस 9 प्लस का 9 बराबर 5 प्लस 9। ठीक, ऐसे 9 कैंसिल और सेम फॉर यहाँ 3 इक्वल्स टू 3 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो x प्लस 3 माइनस 3 बराबर 7 माइनस 3। ठीक, ये दो स्टेप को यूक्लिड ने कहा कि आप इसको गोल कर सकते हो और इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली साइन पलट करके। तो यहाँ से लीनियर इक्वेशन डिराइव हुआ यूक्लिड्स के सेकेंड पोस्टुलेट से। तो आप पॉज करके ट्राई कर पॉज करके लिख सकते हो। मैं अगला पोस्टुलेट एक प्रिंट करता हूँ आपको। ठीक है, पॉज कर लो, नोट कर लो। ठीक है, इसके बाद देखो यूक्लिड्स का जो चौथा पोस्टुलेट था, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अगर दो चीजें कोइंसाइड करने लगी तो वो लोग आपस में बराबर होंगी। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सा है, अगर ए बी अगर कोइंसाइड कर ले दूसरे लाइन से जो कि सी डी है, इसका मतलब ए बी इक्वल टू सी डी होगा। आपको ये चीज ऐसे नहीं समझ में आएगी, मैं इसको एक क्वेश्चन के रूप में आपको समझाता हूँ। ठीक है, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, लेट्स सपोज मैं एक लाइन सेगमेंट लेता हूँ। ठीक है, ए बी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ए बी भी एक और कट मारता हूँ यहाँ पे, सी नाम का कट मारा। आपको प्रूफ करना है कि ए सी प्लस बी सी ये बराबर होगा ए बी का। मैं मानता हूँ कि आपका कॉमन सेंस चीख चीख के कह रहा है कि सर ए सी में अगर आप बी सी जोड़ देंगे तो ए बी ही आएगा। आप चीख चीख के कह रहे हो, लेकिन आपके पास प्रूफ करने का कोई तरीका नहीं था। यूक्लिड्स के पोस्टुलेट से पहले तक लोगों के पास कोई प्रूफ ही नहीं था इसका। तो यूक्लिड्स के ये पोस्टुलेट लिखने के बाद कैसे प्रूफ हुआ, ये देखो, ए सी ये है मेरा लेंथ, ए सी में अगर मैं बी सी को जोड़ दूं तो ये नया लेंथ ये बनेगा, यानी ये प्लस ये बन जाएगा क्या। ठीक है, तो बेसिकली ए सी को जब मैं बी सी से ऐड करता हूँ तो एक नई चीज बनती है, उसकी लंबाई ये है। ठीक है, तो ए सी प्लस बी सी को जब मैं बी सी में ऐड कर देता हूँ, जो नई चीज बनती है उसकी लंबाई ये है, और ये जो जितनी चीज की ये जिसकी इसकी इतनी लंबाई है, ए बी की भी लंबाई उतनी ही बड़ी थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं फोर्थ पोस्टुलेट की वजह से मैं कह सकता हूँ कि हाँ, ए सी प्लस बी सी से जो चीज बन रही है वो कॉन्साइड कर रही है ओरिजिनल वाले ए बी पे। ए सी प्लस बी सी मिला के जो चीज बन रही है, नई लाइन बन रही है, वो ए बी पे कॉन्साइड कर रही है। इसलिए ए सी प्लस बी सी शुड बी इक्वल टू ए बी, क्योंकि ए सी प्लस बी सी मिलकर जो लाइन बन रही है वो कॉन्साइड कर रही है ए बी पे। तो मैं फोर्थ पोस्टुलेट का हवाला देकर कह सकता हूँ कि हाँ, फ्रॉम फोर्थ पोस्टुलेट्स थिंग्स व्हेन कॉन्साइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब ए सी प्लस बी सी जो चीज बन रही है उसकी जो लंबाई होगी वो कॉन्साइड कर रही है ए बी पे, इसलिए ये ए बी के बराबर है। यानी इसको मिलकर जो चीज बन रही है वो कॉन्साइड कर रही है ए बी पे, इसीलिए ये ए बी के बराबर है। ठीक है, चलो, यानी यहाँ ए बी पे कौन कॉन्साइड कर रहा है, ए सी प्लस बी सी। ठीक है, इसलिए ए बी और ए सी प्लस बी सी बराबर है। आया समझ में क्या, पक्का आ गया। ठीक है, इसके बाद देखो अगला, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, यानी कि किसी भी चीज का होल हमेशा उसके पार्ट से बड़ा होता है। होल हमेशा अपने पार्ट यानी टुकड़े से बड़ा होता है। तो इसको समझने के लिए एक कहानी सुनो। लेट्स सपोज एक उस समय के राजा महाराजा हुए, उन्होंने क्या करा, अपनी इतना सा जमीन दे दिया दान में अपने मंत्री को, ये काम करना, कोई भी तुम्हें गरीब या फिर थोड़ा सा निचले वर्ग का लोग मिलता है तो उसको अपनी मेरी खेत दे देना खेती करने के लिए, ताकि उसका गुजारा हो सके। बट मंत्री थोड़ा लालची था, तो मंत्री ने क्या किया, इतने हिस्से को उस आदमी को, एक गरीब आदमी को दे दिया, बाकी बचा वैसा अपने पास ही रखा।
बट जब इस गरीब आदमी को पता चला दूसरे लोगों के हवाले कि मुझे जो भूमि मिली है वो तो टुकड़ा है पूरी वाली भूमि के, तब इसको लगा कि मेरे साथ बेईमानी हुई है। क्यों? क्योंकि यूक्लिड के हिसाब से जो पार्ट है यानी जो टुकड़ा होता है हमेशा होल से छोटा होता है, या जो टुकड़ा होता है हमेशा होल से छोटा होता है। डेट मीन इसे जो भूमि दी गई थी मंत्री के द्वारा वो छोटी थी। तो ये आता है राजा के पास और कहता है सर यूक्लिड साहब क्या कहते हैं कि जो होल पार्ट होता है वो हमेशा पार्ट से बड़ा होता है। तो मुझे पार्ट मिला और होल में से मुझे पार्ट मिल गया, बाकी का मंत्री ने रख लिया। तो बेसिकली मुझे कम हिस्सा मिला गया एज कम्पेयर टू जो इतना मुझे मिलना चाहिए। तो मेरे साथ बेईमानी हुई है, तो प्लीज मुझे इंसाफ दें। तब जाकर लोगों को थोड़ा सा क्या बोलते हैं, लोगों को थोड़ा सा मैच्योरिटी आई कि ओके यूक्लिड साहब का जो पोस्टुलेट है ये रियल लाइफ में ऐसे इंपॉर्टेंस रखते हैं। फिर देखो छठा चीज, थिंग्स विच आर इक्वल टू वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, मतलब एक ही चीज का अगर डबल कोई दो चीज होने लगी, यानी मान लो ए और एक्स का डबल अगर वाई भी है, तो इसका मतलब ए और वाई आपस में बराबर होंगे। इसको एग्जांपल समझो। लेट्स सपोज एक फैमिली है जिसमें मदर है मेरे पास, एक फादर है और एक सन है, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो सन का एज कुछ ऐसा 20 साल है, कोई दिक्कत नहीं। तो सन की एज का अगर मैं दोगुना कर दूं तो 40 साल बनेगा। मैं कहता हूँ फादर का एज इतना ही है, फादर का एज अपने सन के दोगुना है, कोई दिक्कत नहीं। और मदर और इसकी जो मदर है इस सन की, तो सन के एज की दोगुनी एज की उसकी मदर है, ठीक है। यानी 20 गुना 2 40, मदर की एज भी 40 हो जाएगी और 20 गुना 2 40 यानी फादर की एज भी 40 हो जाएगी। तो फादर का एज और मदर का एज दोनों का एज 40 हो रहेगा। इसका मतलब फादर और मदर की एज बराबर हो जाएगी। तो यूक्लिड का छठा पोस्टुलेट क्या कहता है कि ऐसी चीजें जो एक ही चीज का डबल हो, एक ही चीज का डबल हो, वो आपस में बराबर हो जाएंगी। और सातवां पोस्टुलेट, अगर दो चीजें एक ही चीज का हाफ हो तब भी वो दोनों बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये था यूक्लिड्स के कुछ पोस्टुलेट्स। जब एक काम करो, प्लीज इनका पोस्टुलेट्स पॉज करके नोट कर लो। अभी हम थोड़ा सा क्वेश्चंस और कराएंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े इस पे, ठीक है। सो बच्चों हमने एक दूसरा क्वेश्चन लिया है जिसमें हमें दिया गया है एक ट्राइंगल है एबीसी और एसीडी। इसमें एंगल 1 एंगल 2 के बराबर दे रखा है हमें, और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर दे रखा है। तो इसकी मदद से हमें ये प्रूव करना है कि बी ए डी बराबर बी सी डी। अब देखो हम लोग प्रूफ में आ गए, चीज़ों को हम लोग प्रूफ करने लगे धीरे धीरे, और यही प्रूफ का बेस कहीं ना कहीं यूक्लिड ने स्थापित किया था। यूक्लिड जब अपना पोस्टुलेट दिया ना, तो बेसिकली आप ये कह सकते हो उन्होंने एक सेट ऑफ रूल्स डिफाइन कर दिए कि आगे चल के जब मैथमेटिक्स से प्रूफ होगा तो प्लीज मेरे इस सिद्धांतों को ध्यान में रखना। इस सिद्धांतों से आप प्रूफ करोगे तो लोगों में एक्सेप्टेंस आएगी, ठीक है। जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने प्रूफ किया था कि थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर, यानी ए बी प्लस बी सी कोइंसाइड कर रहा था ना ए बी से, इसलिए वो लोग इक्वल है क्योंकि वो यूक्लिड्स के पोस्टुलेट को फॉलो कर रहे थे। अब देखो वैसे ही यूक्लिड के पोस्टुलेट का यूज करते हुए हम लोग इसको प्रूफ करने का ट्राई करेंगे। तो हमें दिया क्या गया है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 और एंगल 3 बराबर एंगल 4, ये गिवन है हमारे पास, ठीक। अब हमें क्या प्रूफ करना है, बी ए डी शुड बी इक्वल टू बी सी डी। ऐसा ही लग रहा ये सर, ये जो बी ए डी है ये तो 1+3 का सम है लग रहा है, और ऐसे ही लग रहा कि बी सी डी 2+4 का सम है, बिल्कुल लग रहा है। तो एक काम करो, तुम दोनों को ऐड करो, ठीक है। अब दोनों को ऐड तो कर देंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 3 एंगल 2 प्लस एंगल 4 ऐड तो कर दिया, बट दोनों के बीच में सिंबल कौन सा है, इक्वल आएगा क्या, ये ग्रेटर है या ये ग्रेटर, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो यूक्लिड्स के पोस्टुलेट को याद करो, सेकंड पोस्टुलेट जो था कि अगर बराबर चीजों को ऐड करेंगे तो जो होल पार्ट बनेगा यानी 1+3 ये बराबर हो जाएगा 2+4 के, ठीक है। और जैसे हमने ये किया देखो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्योंकि एंगल 1+3 दैट वाज इक्वल टू एंगल बी ए डी इक्वल टू बी सी डी। तो देख रहे हो कैसे हम लोग प्रूफ में यूक्लिड्स के पोस्टुलेट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर यूक्लिड ने पोस्टुलेट नहीं दी होती कि इक्वल्स को जब इक्वल से ऐड करा जाए तो नई चीजें भी इक्वल ही होती है, तब तक हम लोग यहाँ पे बीच में सिंबल ही नहीं डिफाइन कर पाते, सिंबल डिफाइन नहीं कर पाते तो आगे प्रूफ नहीं हो पाता। इस वजह से यूक्लिड्स का पोस्टुलेट अपने आप में बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो बच्चों हम लोग अपने क्वेश्चंस के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दो क्वेश्चंस और लिए हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या है, AC इक्वल्स टू BD दिया गया हमें, AC इज इक्वल टू BD। हमें प्रूफ क्या करना है, AB इक्वल्स टू CD, AB इक्वल्स टू CD, ठीक है।
तो जब मैं लिख रहा हूं AC इक्वल टू BD, ये तो गिवन था हमारा, ठीक है, और हमें प्रूफ ये करना है। तो यहां से हम लोग AB बराबर CD तक कैसे पहुंच सकते हैं, सोचना ये है। सोचो कैसे। तो AB ये है और हमें AC दिया गया है ना, तो यहां से यहां कैसे पहुंचे। तो एक चीज समझ में आ रही है सर, अगर AC में से BC को घटा दें तो हम लोग AB में पहुंच सकते हैं, ठीक। और CD के लिए सोचो, BD से हमें CD पे पहुंचना है और यहाँ हमें AC से AB पे पहुंचना था, तो BD ये था, BD में से BC हटा देंगे तो CD मिल जाएगा हमें, ये भी समझ आ रहा है। तो ऐसा तो नहीं कहीं BC को दोनों में सब्ट्रैक्ट करने से मेरा काम हो रहा है ना। तो एक काम करो, ये तो मैं जान ही रहा हूँ कि BC इक्वल टू BC होगा, दोनों का लेंथ बराबर। तो हम क्या कर सकते हैं ताकि AC से हम पहुंच जाए AB पे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो AC माइनस BC, ठीक। और यहाँ क्या बना, BD माइनस BC। अब यूक्लिड्स का अगेन थर्ड पोस्टुलेट याद करो, अगर बराबर में बराबर चीजों को घटा दिया जाए तो जो नई चीजें बनेंगी ये भी आपस में बराबर होगी। और AC माइनस BC क्या है मेरा, AB बराबर BD माइनस BC, BD माइनस BC, CD बच गया। देखो चीजें प्रूफ होने लगी। तो ऐसे ही इन्होंने मैथमेटिक्स का ज्योमेट्री का फाउंडेशन रखा था कि आगे चल के चीज लोग प्रूव कर पाए। देखो यहाँ पे यूक्लिड्स का पोस्टुलेट यूज करके प्रूफ आ गया ना हमारे पास कि हाँ बराबर चीजों को बराबर चीजों से घटाएंगे तो जो नई चीजें बनेंगी वो भी आपस में बराबर होंगी, इसलिए ए बी बराबर सी डी, ठीक। अब यहाँ देखो ये क्वेश्चन कह रहा है सो दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय एनी गिवन लाइन सेगमेंट, यानी कितना ही बड़ा छोटा लाइन सेगमेंट आप ले लो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बना पाओगे एक प्लेन में, इन अ प्लेन लिख लो, ठीक है। तो चलो मान लेता हूं मैं इतना बड़ा लाइन सेगमेंट लेता हूं ए बी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की खूबसूरती क्या होती है, खास बात क्या होती है, कोई मुझे बता सकता है, बताओ, 2 सेकंड देता हूं, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात यह है कि इसकी 2 साइड बराबर होती है ना, नहीं इसके तीनों साइड बराबर होते हैं, इसका मतलब पी क्यू वुड बी इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू पी आर, ठीक। तो हमें इसी प्रॉपर्टी का यूज करना है। एक चीज और क्या होती है, एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर तीनों बराबर होते हैं, दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो या तो हम ये दिखा दें या तो हम ये प्रूव करने में कामयाब हो जाए, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये ट्रायंगल बनेगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। तो अभी के लिए मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है। ठीक है, इसके बाद देखो मैं क्या करता हूँ, ए बी को रेडियस मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ऐसे ऐसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर ये रेडियस है ये भी तो रेडियस होगा, ये भी तो रेडियस होगा, बिल्कुल ये सारे रेडियसेस हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रेडियस मान के, एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करता हूँ, मतलब यहाँ मेरे कंपास का मेरा पॉइंट यहाँ रहेगा और पेंसिल यहाँ रहेगा, तो ऐसा ट्रायंगल ऐसा सर्कल बनेगा, ऐसा कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। अब ध्यान से देखो, जब मैं सेंटर यहाँ रखा था, पेंसिल को यहाँ रखा था, तो ये वाला सर्कल बन रहा था ना, जिसमें ये भी रेडियस था, ये भी रेडियस था, ये भी तो रेडियस ही होगा, ठीक है। सबसे पहले जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा है उसको आप कुछ पॉइंट मान लो, कौन सा पॉइंट, लेट्स सपोज पी। उसके बाद देखो जब मैंने बी को सेंटर मान के ये वाला सर्कल ड्रॉ किया था, तो इसके भी ये भी तो सारे रेडियसेस थे, ये आर था, ये भी आर था, तो जिस पॉइंट पे मिलेगा वो भी तो आर ही होगा, कोई दिक्कत किसी को, बोलो, समझ आ रहा है। देखो ये जब सर्कल बन रहा था, तो ये जब सर्कल बन रहा था तो ये भी रेडियस था, ये भी रेडियस था, ये भी रेडियस था, अंततः ये भी रेडियस ही रहेगा। और जब ऐसे वाला सर्कल बना रहा था तो ये भी रेडियस था, ये भी रेडियस था, और जब पी पॉइंट पे आया वो भी रेडियस ही है, ठीक है। तो बेसिकली ए बी, इसको हमने आर स्टार्टिंग में माना था, और यहाँ से ए पी में जो बन के आया ये भी आर है, और जो हमारा बी पी बन के आया है ये भी आर है, ठीक है। तो आपको एक पोस्टुलेट मैंने बताया था यूक्लिड्स का, फर्स्ट पोस्टुलेट, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, अगर चीजें सेम चीज से बराबर होने लगी तो ये चीजें आपस में बराबर होंगी, यानी ए बी बराबर ए पी बराबर बी पी। तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया है, कैसा, ए बी पी। ए बी पी की खास बात क्या है, इसके तीनों एजेस आपस में बराबर है, तो हम ए बी पी के बारे में कमेंट कर सकते हैं कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, होगा ना। अबे यार आंखें खोलो, आइसोसेलेस नहीं इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों इक्विलेटरल बनता है,
तीनों साइड बराबर होते हैं, तो इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसमें हमने कौन सा पोस्टुलेट यूज किया? पोस्टुलेट वन ऑफ यूक्लिड। एक और ऐसा एग्जांपल जहाँ पे आपने देखा कि यूक्लिड्स का पोस्टुलेट कितना ज़्यादा जरूरी था मैथमेटिकल प्रूफ देने में, ठीक है। तो इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आगे हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जहाँ पे मैं इसके एक्सियम्स के बारे में बताऊंगा कि ज्योमेट्री को लेकर इन्होंने क्या किया, सही स्टेटमेंट यानी सर्वसत्य स्टेटमेंट दिया था। अब आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई हो। थैंक यू।